तो देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जगदीप धनखड़, मार्गरेट अल्वा, इनके बीच मुकाबला है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ है, जबकि यूपीए की उम्मीदवार बनाई गई है मार्गरेट अल्वा। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद मतगणना होगी। जगदीप धनखड़ जीत उनकी लगभग तय मानी जा रही है। संख्या बल और गुणा गणित पूरा देखा जाए, जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से जन्म, तो उपराष्ट्रपति पद उनके पास जाना तय माना जा रहा है, एनडीए के उम्मीदवार। और अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के ही ओम बिरला लोकसभा स्पीकर और राजस्थान से ही आने वाले जगदीप धनखड़ को राज्यसभा देखेंगे। मार्गरेट अल्वा 1974 में पहली बार राज्यसभा सांसद, 4 बार राज्यसभा सांसद, 1 बार लोकसभा सदस्य। 42 साल की उम्र में राजीव गांधी सरकार में मंत्री, नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री, गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। बतौर राज्यपाल इन्होंने इन तमाम जगहों की जिम्मेदारी संभाली है। जगदीप धनखड़ झुंझुनू के केठाना गांव में 18 मई 1951 को जन्म, 1 से 5वीं तक की पढ़ाई। केठाना गांव के वो पहले अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति थे और यही वजह है कि उन्होंने केठाना गांव में एक स्पोकन क्लासेस भी खोली है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। तो दोनों के जो प्रोफाइल है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां महापौर राज तिलक को लेकर एक शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। पार्षदों ने शपथ ले ली है। सिलसिला लगातार चल रहा है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा इसमें पहुंचे हुए हैं। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। ने विश्वास दिया, बस एक ही दिल से अपील है मेरी, जनता के इस विश्वास को कभी टूटने मत देना, इसको कायम रखना, इसको बना के रखना। अपना भोपाल अद्भुत शहर है। मेरा तो बचपन भोपाल में गुजरा है। भोपाल की हर गली में जो अभी युवा पार्षद है उनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन भोपाल की हर गली और मोहल्ले में साइकिल मैंने चलाई है। भोपाल के सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूं और भोपाल को अपनी आंखों के सामने आगे बढ़ते और बनते हुए देखा है। मैं भगवान की कृपा मानता हूं कि मुझे भी भोपाल के विकास के लिए कुछ करने का सौभाग्य मिला है। आइए हम लोग संकल्प लें। एक संकल्प आप करें, एक संकल्प मैं करूं। आज मैं अपने संकल्प का प्रकटीकरण कर रहा हूं। भोपाल मेरे बचपन का शहर है। पढ़ाई लिखाई और जो कुछ भी मिला या जो कुछ कर पाया उसमें भोपाल का बड़ा योगदान है। पिछले वर्षों में भी भोपाल के कर्ज को उतारने का हमने लगातार विनम्र प्रयास किया है। आज भोपाल अपना लगातार आगे बढ़ रहा है। भोपाल अपना क्लीन सिटी है, भोपाल अपना ग्रीन सिटी है। और इसी भोपाल की धरती पर मैं बिना नागा के रोज पेड़ लगाता हूं ताकि भोपाल की हरियाली बनी रहे। भोपाल अपनी हाईटेक सिटी बन रही है। भोपाल अपनी आईटी सिटी बन रही है। भोपाल अपना मेट्रो सिटी बन रहा है। अद्भुत शहर भोपाल। सचमुच में भोपाल जो आता है, भोपाल वालों को पता नहीं है, लेकिन भोपाल जो आता है देश से और दुनिया से भी, तो वो भोपाल को देखते ही रह जाता है। अपना बड़ा तालाब राजा भोजताल, अपना छोटा तालाब, अपनी झील, अपने सैल, अपनी शिखरियां, इनकी अद्भुत छटा है। अपना पुराना भोपाल, चाहे वो चौक बाजार हो, चाहे वो बाकी इलाके हो, और चाहे न्यू मार्केट गोविंदपुरा हो, और चाहे कोलार और बैरागढ़, एक अद्भुत छटा है भोपाल की।
और इसलिए भोपाल बहुत आगे बढ़ा। जो विस्तार में मैं नहीं जा रहा कि भोपाल क्या था, क्या हो गया, लेकिन आज मैं आप सबके साथ ये संकल्प लेता हूं कि प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री के नाते मैं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो बैठा है, हम भोपाल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं रहेगी। अभी श्रीमान नितिन गडकरी जी इंदौर पधारे थे, हमने पहले ही लगे हाथ प्रोपोजल तैयार रखे और उसी दिन भोपाल के लिए कई हमने फ्लाईओवर्स प्रस्तावित किए और आज फिर मैं जा रहा हूं दिल्ली। आज उन पर स्वीकृति की मोहर लगवा के हम आएंगे। भोपाल शहर के व्यापम चौराहे पर भोपाल हाट से 6 नंबर बस स्टॉप तक फ्लाईओवर, भोपाल शहर में ISBT से गौतम नगर मार्ग तक यहां फ्लाईओवर, भोपाल शहर के अयोध्या बाईपास मार्ग करोन चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण, भोपाल शहर में लेडी हॉस्पिटल के पास से काली मंदिर से अल्पना तिराहे एवं नादरा बस स्टैंड होते हुए शहजानाबाद थाने तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण, भोपाल शहर में टीटी नगर स्टेडियम के पीछे से नान के पेट्रोल पंप और रोशनपुरा चौराहा होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहे तक फ्लाईओवर का निर्माण, भोपाल शहर में रावखेड़ी सीवेज पंप हाउस से नगर निगम विसर्जन घाट बैरागढ़ तक फ्लाईओवर का निर्माण। यहां सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर्स बनेंगे, यहां जितना बुनियादी इंफ्रा है, मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। क्लीन सिटी में एक और अध्याय हम जोड़ेंगे। हमारे यहां जो परिवहन और यातायात हो, वो बुनियादी इंफ्रा है, मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। क्लीन सिटी में एक और अध्याय हम जोड़ेंगे। हमारे यहां जो परिवहन और यातायात हो, वो धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल फ्री हो, CNG और बाकी माध्यमों से बसें चले, ताकि भोपाल की आबो हवा खराब ना हो। अब भोपाल की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई आबादी का बोझ अब हम सड़कों पर देख रहे हैं और इसलिए यहां बसें तो चलेंगी, मेट्रो तो चलेगी, लेकिन एक कल्पना और है कि केवल बस से सड़कों पे काहे को जाएं, केवल मेट्रो से काहे को जाएं। भविष्य में बढ़ने वाली जनसंख्या को देखते हुए केवल कार आसमान में चला दी जाए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। और केवल कार की जो कल्पना है वो कोरी कल्पना नहीं है। अगर हमको हमारे महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से और सीधे एयरपोर्ट के आसपास या बैरागढ़ पहुंचना है, तो बड़े तालाब के ऊपर से केबल कार में होते हुए बिना सड़क के सीधे वहां उतर जाए। हमको अगर रानी कमलापति स्टेशन आना है और कहीं वो रूट हम बना रहे हैं, तो वहां भी आने के लिए हम केवल सड़क का इस्तेमाल नहीं करें, हम तो आसमान का इस्तेमाल भी करें। और ये तो लगातार इस बड़े आयोजन पर नजर बनी हुई है। इधर दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू से उनकी ये पहली मुलाकात है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश में चिकित्सा और उससे जुड़े क्षेत्रों में होने जा रहे नवाचारों की जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज अब PPP मोड पर खोले जाएंगे। अस्पतालों के 300 बेड को सरकार 99 साल की लीज पर देने जा रही है। इसकी शुरुआत भोपाल समेत 5 जिलों से होगी। मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवाएगी और शेष सभी व्यवस्थाएं निवेशकों को खुद जुटानी होगी। इस व्यवस्था के तहत आयुष्मान कार्डधारी और BPL मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। पहले चरण में जो 5 जिले हैं उसमें है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट और कटनी। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए ये कदम सरकार ने उठाया है।
प्रदेश में अब पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ मौजूद हूँ। सर, पीपीपी मॉडल पर अब मेडिकल कॉलेज आएंगे, किस तरह की सुविधाएं और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, अब जिस प्रकार से डॉक्टर्स की कमी है और लगातार सरकार का मंतव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हम खोलें, तो हमने ये निश्चित किया है कि अब पीपीपी मॉडल पर हम मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे। नीति आयोग ने भी इस तरह की रिकमेंडेशन दी है और हमने ये निश्चित किया है कि पहले फेज़ में हम 5 स्थानों का फिजिबिलिटी को हम एक बार एग्ज़ामिन करा रहे हैं: भोपाल, इंदौर, कटनी, बालाघाट और जबलपुर। और उसमें जिला अस्पताल को हम उपलब्ध कराएंगे सरकार की ओर से, और जो प्राइवेट पार्टनर होगा वो कॉलेज बिल्डिंग बनाएगा और दोनों एक साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज चलाएंगे। किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि अभी सरकारी अस्पतालों में गरीब लोगों के लिए, गरीबों के लिए, आयुष्मान के लिए, उन सब के लिए निःशुल्क ही चिकित्सा व्यवस्थाएं स्थापित होंगी। तो यह मंत्री विश्वास सारंग जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मिलती थी वही इन अस्पतालों में मिलेंगी। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर दमोह के नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। पथरिया नगर परिषद में बहुजन समाज पार्टी से नवनिर्वाचित पार्षद ने अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस की सदस्यता लेकर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। इसी तरह बीएसपी के सदस्य ने चंद घंटों में 3 पार्टियों की सैर कर ली और अध्यक्ष बनकर सभी को हैरान कर दिया। बीएसपी से नवनिर्वाचित पार्षद सुंदरलाल विश्वकर्मा का कुछ समय पहले अन्य पार्षदों के साथ एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। ऋषिकेश का ये बताया जा रहा है। सुंदरलाल विश्वकर्मा पथरिया के बाकी पार्षदों के साथ गंगा जल लेकर कसम खा रहे हैं। बीएसपी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी को वोट करने की सौगंध इन्होंने ली थी। बुरहानपुर में नगर परिषद के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 8 अगस्त को होना है। बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। 15 सदस्यीय परिषद के लिए बीजेपी की तरफ से 9 पार्षद जीत कर आए हैं, जबकि 4 कांग्रेस के हैं, 1 निर्दलीय है। बीजेपी की तरफ से जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी पर 7 पार्षदों की बाड़ेबंदी कर इन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाने के आरोप लगे हैं। यहाँ के स्थानीय बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। और एक व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिले के एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ, वीरेंद्र तिवारी जिले का उपाध्यक्ष है और जिले का उपाध्यक्ष होते हुए वो इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है। संगठन नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को पूरा विषय मेरे द्वारा भी बता दिया गया और हमारे पर्यवेक्षक जो आए थे उनके माध्यम से भी ये पूरा विषय प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच चुका है और इसमें जो भी दोषी होगी संगठन उस पर बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। खरगोन में नर्मदा किनारे लेपा गांव में अवैध रेत स्टॉक को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तकरीबन 5 लाख रुपए की 30 डंपर अवैध रेत जब्त की गई है। जब्त रेत के स्टॉक को कसरावत के तहसील कार्यालय में रखा गया है। हम लोगों ने एक अवैध स्टॉक जब्त किया है लेपा गांव में। इस अवैध स्टॉक की सूचना कलेक्टर साहब के माध्यम से हम लोगों को यहाँ मिली थी कि लेपा में नर्मदा किनारे एक सरकारी ज़मीन पे अवैध स्टॉक पड़ा है। कलेक्टर साहब के द्वारा हमें की सूचना दी तो मैं और राजस्व अधिकारी कसरावत संक्रिय साहब हम लोग दोनों ने मौके का मुआयना करा। वहाँ पर 20 से 25 गाड़ी स्टॉक पड़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने माइनिंग की टीम और पटवारियों की टीम बुलाकर और हमारे वैध ठेकेदारों से मदद मांगकर हमने गाड़ी और जेसीबी की व्यवस्था करके इस स्टॉक को हम लोगों ने कसरावत तहसील कार्यालय में जब्त करके रख पाया है और अब इसको पंजीबद्ध कर आगे कार्रवाई की जा रही है। खबर बिलासपुर से। घर में सो रहे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। 2 युवकों ने पेट्रोल डालकर मकान में आग लगा दी और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है। तिफरा यदुनंदन नगर की ये घटना है। सिरगिट्टी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इनकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी में ये नजर आए हैं। पेट्रोल डालकर इन्होंने घर में आग लगाने की कोशिश की।
जिंदा जलाने की कोशिश लोगों को की है। अब ये दहशत तारी करने के लिए किया गया या वाकई ये इरादा था मार डालने का, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन तलाश इनकी की जा रही है और उसके बाद ये बात साफ हो पाएगी। कटनी के खामहा गांव के सरपंच सुशील कुमार पाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों दबोचा। आरोपी सरपंच पीड़ित से 8 एकड़ कृषि भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। लोकायुक्त जबलपुर से शिकायत की गई। टीम बनाकर आरोपी सरपंच को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा गया। हमारे फरियादी हैं आलोक कुमार, ये ग्राम खामा के रहने वाले हैं। इनके पिताजी के नाम यहाँ 10 एकड़ जमीन है, 8 एकड़ जमीन इनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद बेची गई है। यहाँ ग्राम खामा के नवनिर्वाचित सरपंच हैं श्री सुशील कुमार पाल जी। इनके द्वारा हमारे आवेदक को से इस एवज में पैसे की मांग की गई कि आप ये जमीन हमारे पंचायत क्षेत्र की है, ठीक है, अगर आप हमें इसके 50,000 रुपये एकड़ नहीं दोगे तो मैं पंचायत के अधीन मिलने वाली शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं दूंगा। और इसके एवज में उन्होंने 4 लाख रुपए की मांग की थी। उन्होंने प्रथम किस्त लेते 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई अभी चल रही है। सीहोर में हैंडराइटिंग खराब होने के चलते एक निजी स्कूल की क्लास टीचर ने 9 साल के बच्चे को डंडे से पीट दिया। बच्चे के शरीर पर पिटाई के निशान नजर आते हैं, जख्म बन गए हैं। बताया जा रहा है कि हसनाबाद जोड़ पर एक निजी स्कूल है, 3री कक्षा का ये छात्र है। क्लास टीचर ने होमवर्क दिया था, बच्चे ने होमवर्क भी किया, लेकिन हैंडराइटिंग खराब थी। टीचर आग बबूला हो गई, डंडे से उसकी पिटाई कर दी। छुट्टी के बाद जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने आरोपी क्लास टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसकी हैंड राइटिंग खराब है। मैडम आई थी कॉपी चेक करने जी। कॉपी चेक करी उन्होंने, करने के बाद इसकी हैंड राइटिंग खराब निकली तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और अब विदिशा से बड़ी खबर, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों तरफ से 9 लोग घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है, भोपाल रेफर करना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल जारी है। विदिशा से बड़ी खबर, ये वीडियो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जमकर लाठी डंडे चल गए। हालत ये हो गए कि 9 लोग दोनों तरफ से घायल हो गए। 3 की हालत तो बहुत गंभीर है, इन्हें भोपाल रेफर करना पड़ा है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। गोल्ड तस्करों के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। गोल्ड तस्करों के एक इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें, ईडी लगातार एक्शन में है। छत्तीसगढ़ में भी 4 लोकेशन पर ईडी की छापे की कार्रवाई चल रही है। यहां पर भी करोड़ों की नकदी और ज्वेलरी बरामद हुई है। लेकिन दिल्ली से आपको बता दें, गोल्ड तस्करों का एक बड़ा इंटरनेशनल रैकेट बस्ट किया है ईडी ने। और सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, ईडी एक्शन में है, इंटरनेशनल रैकेट बस्ट करने का दावा किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा छत्तीसगढ़ में 4 लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। हालांकि ये छापेमारी कल से चल रही थी, लेकिन जो अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी कल से कंटिन्यू हुआ और आज 4 जो लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। तो इस मामले की अगर बात करें, कल तक ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ ज्वेलर्स के यहाँ पे छापेमारी की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ ज्वेलर्स के से जुड़ा हुआ वास्ता नहीं है, बल्कि एक
इंटरनेशनल लेवल का जो गोल्ड स्मगलिंग का ये केस है इस मामले में छापेमारी की जा रही है और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ कोलकाता से जुड़े हुए कई ऐसे बड़े ज्वेलर्स हैं जिसका जो संबंध है सीधे तौर पर ऐसे इंटरनेशनल गिरोह के साथ में है जो गोल्ड स्मगलिंग के मार्फत से लाखों नहीं करोड़ों का डील हर महीना करते थे। इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कई लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है और अभी तक छापेमारी के दौरान में ईडी के द्वारा करोड़ों रुपए के नकदी, इसके साथ ही करोड़ों रुपए का जो ज्वेलरी है वो बरामद किया गया है। और अभी तक जो इस गोल्ड स्मगलिंग का जो रूट बताया जा रहा है ये म्यांमार के रास्ते से आता था और म्यांमार के रास्ते से आने के बाद कोलकाता और कोलकाता के बाद ट्रेन और बाय एयर जो है वो रूट से राजधानी दिल्ली और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत अन्य दूसरे रूट पे जाता था। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जो कनेक्शन सामने आ रहा है, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे बड़े ज्वेलर्स हैं जिसका नाम इस मामले में आ रहा है, तो वो ज्वेलर्स का सीधा कनेक्शन उस इंटरनेशनल लेवल गिरोह के साथ में था जिसके माध्यम से वो सस्ते में वो गोल्ड का खरीद करके उसके बाद मार्केट में वो ज़्यादा रेट में बेचते थे। तो एक गोल्ड स्मगलिंग से जुड़े मामले में छापेमारी की जा रही है। हालांकि कल जब छापेमारी शुरू की गई तो कहा जा रहा था हो सकता है काला धन का मसला हो या गोल्ड या इस मामले में हो सकता है आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला हो, लेकिन अभी हमारे जो सूत्र हैं वो स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि ये साधारण केस नहीं बल्कि ये गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा मामला है और गोल्ड स्मगलर से जुड़े हुए जो कनेक्शन के मामले में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जो तार हैं वो तार कई देश के बाहर तक जुड़े हुए हैं और जिस तरह से म्यांमार का रास्ता की अगर बात कर ले, म्यांमार और कई अन्य दूसरे देशों में भी बाकायदा इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहा जा सकता है कि ये मामला काफ़ी संगीन है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन तमाम आरोपियों के घर पर और उसके दूसरे अन्य लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा केस को टेक ओवर करने के बाद जब इस मामले की तफ्तीश की गई तो जांच एजेंसी को भी उस वक्त में अनुमान नहीं था कि इतने भारी मात्रा में नकदी, ज्वेलरी वो बरामद होगा। और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो गोल्ड तस्कर हैं उससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां, कई महत्वपूर्ण जो सबूत हैं उसको इकट्ठा किया गया है और उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से करोड़ों रुपए का जो नकदी है उन ज्वेलर्स के आवाज से बरामद किया गया और सीधा कनेक्शन उसका उस गोल्ड तस्करों के साथ में है। तो किस तरह से गोल्ड तस्करों के साथ में संपर्क है, किस तरह से इस मामले में छत्तीसगढ़ के कई ऐसे ज्वेलर्स हैं जिसके साथ में उसका कनेक्शन जुड़ा है। कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कुछ और भी बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी भी जांच एजेंसी अभी तक इस मामले में औपचारिक तौर पे कोई बयान नहीं दे रही है, ना ही इस मामले में बता रही है कि वो कितना नकदी अभी तक बरामद किया गया है या कितनी की जो ज्वेलरी बरामद की गई है। इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी, जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, कि वो सिर्फ राजनीतिक बड़े खबरों पर सर्च ऑपरेशन नहीं करते हैं बल्कि देश में जुड़े हुए कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि चाहे गोल्ड स्मगलिंग का केस करें या टेरर से जुड़े मामले की बात कर लें जी, कई ऐसे भी बड़े बड़े मामले हैं जिसमें कार्रवाई की जा रही है। एक राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है कि जांच एजेंसी सिर्फ राजनीतिक खबरों पर, राजनीतिक मसलों पर ही कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं है। तो अभी हमारे जानकार जो हमारे सूत्र हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए जहां भी बड़ा करप्शन का मामला होगा, देश से जुड़ा हुआ मामला होगा, जहां पे देश विरोधी गतिविधियों को जो अंजाम दे रहे होंगे तो उनके खिलाफ जांच एजेंसी अक्सर इस तरह के कार्यों को और इतने बड़े जो ऑपरेशन को अंजाम देती है उसी के तहत गोल्ड स्मगलिंग करने वाले लोगों के खिलाफ भी ये कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल। और जैसे शंकर बता रहे हैं कि इस नेक्सस की पूरी पड़ताल ईडी कर रही है, तो ये माना जाए कि आने वाले वक्त में एक बड़ा खुलासा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।